वेलकम टू द चैनल पीपल टीचर। तो इस वीडियो में हम जो है कवर करेंगे यहाँ पर 18 नवंबर को जो पेपर हुआ था नवंबर 2012 में। तो इसमें हम पर्यावरण अध्ययन यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ ईवीएस के पार्ट को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ईवीएस के क्वेश्चंस कैसे आए थे 2012 में। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 61 नंबर पे। तो आइए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है 61 नंबर से। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास तथा गतिविधियों को डैश उपलब्ध कराना चाहिए। तो अभ्यास के लिए जो है पाठ्य पुस्तकों को अभ्यास और गतिविधियों के लिए क्या उपलब्ध कराना चाहिए? पाठ के अंत में या फिर प्रकरणों में अंतः निर्मित होना चाहिए, प्रकरणों में जो है अंतः निर्मितता होनी चाहिए, या फिर पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर जो है, या फिर इकाई के अंत में। तो यहाँ पर बताया गया है कि पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास और गतिविधियाँ होती हैं उनको प्रकरणों के अंतः निर्मित में जो है उपलब्ध कराना चाहिए। मतलब प्रकरणों के जो है बीच में ही उनको उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे कि बच्चे जो है चीज़ों को रिलेट कर सके, उनको अच्छे से वो समझ सके। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है 62 नंबर पे। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को पर्यावरण के अध्ययन के जो शिक्षक होते हैं, मतलब कि जो ईवीएस पढ़ाने वाले टीचर होते हैं, वो विशेषता पुस्तकों तथा परीक्षाओं पर ध्यान देते हैं या बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना चाहिए, उन्हें सम्मान करना चाहिए। तो ये अभी तो सही लग रहा है हमें। फिर है अभिभावक के विचारों को स्वीकार करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, ये भी कुछ हद तक सही है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। तो ये एकदम सुटेबल आंसर यहाँ पे हो जाता है डी ऑप्शन की। जो ईवीएस के टीचर होते हैं उनको बच्चों को प्रयोगों के थ्रू बताना चाहिए। मतलब जो वो पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं, जो प्रकरण पढ़ा रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उनको जो है प्रैक्टिकली करके दिखाना चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है फील्ड वर्क पे ले जाएँ, रोल प्ले करके दिखाएँ। तो उन सारी चीज़ों से बच्चे जो है लर्निंग को अपने बेटर कर सकते हैं। उसमें जो है वो जो सीखते हैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, वो सारी चीज़ें उनमें परमानेंट रहती हैं लर्निंग के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका डैश का प्रयोग करना है। तो प्राथमिक स्तर पर अगर हम बच्चों का जो है आकलन करना चाह रहते हैं, तो वहाँ पे सर्वश्रेष्ठ तरीका हो जाता है कि बच्चों का पोर्टफोलियो हम देखें। तो यहाँ पर पोर्टफोलियो जो है सुटेबल आंसर हो जाता है। पोर्टफोलियो वो जो है डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बच्चे के जो है जीवन का या उसके जो है टीचिंग टाइम का, लर्निंग का जो है सारी जो है जानकारी इसमें पॉइंट वाइज लिखी होती है। तो इस ये जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि समरी होती है उसकी जो है लर्निंग की। तो इस तरह से पोर्टफोलियो यहाँ पे बेस्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक शिक्षक पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि ये मतलब जब टीचर यहाँ पे जो है दृश्य श्रव्य सामग्रियों का यूज़ कर रहा है, ऑडियो विजुअल जो है मटेरियल का यूज़ कर रहा है, शारीरिक गतिविधियों का यूज़ कर रहा है अपनी टीचिंग में, इसका मतलब हो जाता है कि वो टीचर जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियों को जो है अपने अधिगम में जो है इंक्लूड कर रहा है, ताकि उसकी लर्निंग बेटर हो सके, ताकि उसके बच्चे जो है वो अच्छे से सीख सकें। तो जितना आप टीचिंग मटेरियल दिखाएँगे, जितना अच्छा आप टीएलएम दिखाएँगे, टीचिंग एड दिखाएँगे, उतने अच्छे से, उतने इफ़ेक्टिवली बच्चों की लर्निंग होती है यहाँ पे। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सीमा है एक जो प्रत्येक चीज़ को रटती है और उससे सीख लेती है। लीना है जो हर चीज़ पर चर्चा करती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करती है, उसके बाद उस पाठ को जो है समझती है। तो यह डैश के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। तो यहाँ पर सीमा हर चीज़ को रट के सीखती है, लीना है वो हर चीज़ पर चर्चा करती है, पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करती है, तब उस चीज़ को समझती है। तो ये जो लक्षण हैं दोनों के, वो ये बताते हैं कि उनमें व्यक्तिक विभिन्नताएँ हैं, मतलब कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो जाते हैं इन दोनों बच्चों में, और उस हिसाब से वो जो है अपनी लर्निंग को कर रहे हैं। सीमा है जो हर चीज़ को रट के सीख लेती है, लेकिन लीना उसी चीज़ पर चर्चा करती है, उस चीज़ को समझती है, तब उसे जो है समझ पाती है और उसे याद करती है। तो वो पढ़कर हर चीज़ को याद कर रही है, रटाफिकेशन कर रही है, लेकिन लीना यहाँ पर हर चीज़ को समझ रही है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे दिखाती हैं कि बच्चे यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस के तौर पर अलग हैं एक दूसरे से।
तो हर किसी की जो है कैपेसिटी अलग होती है, हर किसी की एबिलिटीज़ अलग होती हैं। ये सारी चीज़ें जो है व्यक्तिक विभिन्नताओं में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, डैश के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियाँ हैं। समस्या, तो समस्या जो है एक विधि हो जाती है कि आपको कोई प्रॉब्लम दे दी गई, उस पे जो है आपको जो है पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जा रहा है। निर्देशित खोज हो जाती है, सहयोगात्मक अधिगम हो जाता है, व्याख्याओं द्वारा स्पष्ट करना जो है ईवीएस का कभी भी पॉइंट नहीं होता है। ईवीएस के लिए ये टीचिंग जो है सुटेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है अब, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं, कहानी कथन का प्रयोग किया जाता है। यह डैश में जो है सहायता करता है। तो ये जो आप यूज़ कर रहे हैं कि बच्चों को कविताएँ पढ़ा रहे हैं, पोएम पढ़ा रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं, तो इससे बच्चा एक कंक्लूज़न पे आता है, एक निष्कर्ष पे आता है कि इस कविता का या इस कहानी का क्या मोरल वैल्यू थी, क्या निष्कर्ष था। तो इससे आप बच्चों को स्थानीय तथा व्यावसायिक स्तर पर संसार की प्रकृति बता रहे हैं कि दुनिया कैसी है, इसका नेचर कैसा है, प्रकृति को खोजने तथा कल्पनाओं करने की जो है योग्यता को बढ़ावा दे रहे हैं। तो जब बच्चों को आप जो है पोएम के थ्रू सिखाते हैं, स्टोरी के थ्रू सिखाते हैं, तो यहाँ पर आप उनको स्थानीय स्तर पर या वैश्विक स्तर पर जो है संसार की प्रकृति बताएँगे, संसार का नेचर बताएँगे। उसमें खोज और संकल्पना यानी कि वो जो है बच्चे यहाँ पर इमेजिन करने लगते हैं, वो कल्पना करने लगते हैं, उनकी कल्पना करने की क्षमता में बढ़ावा होता है, खोज करने की क्षमता में बढ़ावा आ जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डिसलेक्सिया मुख्यतः डैश की समस्या के साथ संबंधित होता है। डिसलेक्सिया का मतलब है कि यहाँ पर बच्चे जो है पढ़ने से संबंधित विकार हो जाता है उनमें। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। डिसलेक्सिया का मतलब हो जाता है कि बच्चे यहाँ पे जो है चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाते हैं, उनको उसी फॉर्म में जो है नहीं पढ़ पाते हैं। तो यहाँ पर डिसलेक्सिया जो है वो 1881 में ऑसवर्ल्ड बरखान के द्वारा पहचानी गई थी। रुडोल्फ ने 1887 में इसको नाम दिया था डिसलेक्सिया का। ये एक तरह से अधिगम विकलांगता होती है, तो लर्निंग डिसेबिलिटी के अंडर में ये आता है और इसमें पूरी तरह से जो है वाणी और लिखित भाषा में, मतलब जो बच्चा लिखा होगा उसको जो है सही फॉर्म में नहीं देख पाता है। जैसे डब्ल्यू ऐसे लिखा जाता है तो बच्चा डब्ल्यू एम की तरह देखेगा, तो उसको जो है उल्टा दिखती हैं ये सारी चीज़ें, वो इस फॉर्म को जो है फॉलो नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, सहयोगात्मक अधिगम में पुराने तथा अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे तथा कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। तो सहयोगात्मक अधिगम जो है इसमें जो ज़्यादा तेज़ बच्चे होते हैं वो कम तेज़ बच्चों का जो है आकलन करते हैं। इसका क्या परिणाम है? तो इसका परिणाम हो जाता है कि यहाँ पर उच्च उपलब्धि तथा स्वगरिमा का परिणाम है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो ये जो है पेयर के थ्रू जो है बच्चे यहाँ पर सीखते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है जिसमें अल्ब्रूनी जिस देश से आया था उसका क्या नाम था पूछा गया है। तो अल्ब्रूनी यहाँ पे जो आया था वो बांग्लादेश से आया था, ओमान से आया था, अफगानिस्तान से आया था कि उज़्बेकिस्तान से आया था। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है कि अल्ब्रूनी जो है वो उज़्बेकिस्तान से आए थे। अल्ब्रूनी ने जो है वो तारीख़-ए-हिंद पुस्तक में भारत का जो है पूरा इतिहास लिखा है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे क्वेश्चन पे आएँगे जिसमें बताया गया है कि एक जो है एक्सप्रेस ट्रेन है, इसके मार्ग यहाँ पे दिए गए हैं और टाइम दिए गए हैं। इसका कुछ अंश आपको दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से ये टेबल दी गई है जिसमें स्टेशन का नाम लिखा है सूरत, वलसाड, भवंडी और मडगांव। इस तरह से अलग-अलग टाइमिंग दिए गए हैं, यहाँ पे किलोमीटर दिए गए हैं और दिन बताए गए हैं। उपरोक्त सूची के आधार पर सूरत तथा मडगांव के बीच की दूरी आपसे पूछी जा रही है और ट्रेन द्वारा इस दूरी को तय करने में कितना समय लगा वो आपसे पूछा जा रहा है। तो सूरत और मडगांव, सूरत यहाँ पे है, मडगांव यहाँ पे है।
तो इनके बीच में दूरी कितनी है और कितना समय लगा है वो आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। इस तरह से सूरत से जो है यहाँ पे समय बताया गया है 16:15, मडगाँव का समय बताया गया है 7:35 और यहाँ पे दूरी बताई गई है 5:30 और 1509 यहाँ पे मडगाँव की दूरी बताई गई है। तो इस तरह से आप माइनस करके यहाँ पे निकाल लेंगे कि क्या टाइम और क्या दूरी रही है। तो यहाँ पर जो है सूरत और मडगाँव की दूरी रख देंगे, उसको माइनस कर देंगे तो किलोमीटर्स आ जाएँगे। उसके बाद समय जो है देख लेंगे कैलकुलेट करके, तो ये आपका समय आ गया। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। प्रयोग तथा प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। तो जब श्यामा है वो जो है प्रयोगात्मक कार्य करती है, मतलब किसी भी तरह के प्रयोग करती है, एक्सपेरिमेंट करती है या एक्सपेरिमेंटल वर्क करती है, तो उसका जो रिजल्ट आता है वो सबसे बेस्ट आता है। तो इससे बहुत उसे जो है बहुत सृजनात्मक विद्यार्थी माना जाता है, शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह डैश के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि वो किसके द्वारा जो है संकल्पनाओं को सीख रही है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो उसका चिंतन हो जाएगा वो अभिसारी चिंतन होगा, मॉडलिंग होगा, अनुकरण होगा या अपसारी चिंतन होगा। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अपसारी चिंतन है ये, क्योंकि यहाँ पे जो है श्यामा जो है वो चीज़ों को जो है उसी वे में सीखती है और जल्दी से सीख लेती है सुटेबल। तो यहाँ पे अपसारी चिंतन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है और जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है डैश को बढ़ावा देना। तो इसका उद्देश्य क्या हो जाता है वो आपसे पूछा जा रहा है। इसमें उद्देश्य ये हो जाता है कि जब बच्चे के पूर्व ज्ञान से हम जो है संबंध बनाते हैं, उससे जो है जोड़कर तब नए कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, नई लर्निंग तक ले जाते हैं उसको। इसका मतलब हो जाता है कि यहाँ पर बच्चे के ज्ञान का जो है सहसंबंध बनाया जा रहा है और लर्निंग को उसको स्थानांतरण किया जा रहा है, मतलब लर्निंग को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र किया जा रहा है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है और यही जो है टीचिंग का सुटेबल मेथड होता है, जिसमें आप बच्चे को जितना पता है पहले से, जो उसकी प्रीवियस नॉलेज होती है, उसी के बेसिस पे जो है नई नॉलेज को बिल्ड करते हैं आप। तो इसी जो है कॉन्सेप्ट पे टीचिंग की जाती है। इस तरह से मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग भी होते हैं फ्रॉम नोन टू अननोन, मतलब जो बच्चे को पता है उससे जो है हम उसको अननोन की तरफ ले जाते हैं, जो उसे नहीं पता है, उस ज्ञान का सृजन किया जाता है। तो ये मैक्सिम्स भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और इस आयोजन में एक उद्देश्य के साथ किया गया है। मतलब जो प्रदर्शनी लगी है, जो एग्जीबिशन लगा है साइंस का, उसमें एक उद्देश्य है, पर्पस है उसका। तो उसके विचार में कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त होगा ये आपको बताना है। तो साइंस की एग्जीबिशन के लिए सबसे जो है सुटेबल टारगेट हो जाता है यहाँ पे कि शिक्षार्थियों के लिए यहाँ पे आपको सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव इन्वायरमेंट मिल सके बच्चे को, जिससे उनकी लर्निंग अच्छी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि डैश के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। तो कोई एक ऐसा है जो इसमें शामिल नहीं होता है। संस्कृति संस्कृति तो बच्चे को जो है बढ़ावा देती है, पौष्टिकता, बच्चा जब स्वस्थ रहेगा तो उसकी लर्निंग अच्छी होगी, शिक्षा की गुणवत्ता भी उसको बढ़ावा देती है और शारीरिक शारीरिक गठन जो होता है वो जो है बच्चे के वातावरणीय कारकों में नहीं आता है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि कांसा यानी कि ब्रांच के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया है, सही कथन चुनें। तो कांसा के विषय में ब्रांच जिसको कहा जाता है, ये गोलकुंडा के किले में एक तोप मिली है, उसके विषय में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो कांसा जो है वो
तांबा यानी कि कॉपर और टिन से मिली हुई धातु होती है, मिश्र धातु है ये। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है कांसा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने तथा बहुत से रसायनों का उपयोग करने से मृदा में जो है वो रसायनों की कमी आ जाती है, मतलब कि उसकी जो उपजाऊता होती है वो कम पड़ जाती है। तो बी ऑप्शन ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है कि भूमि जो है वो बंजर हो जाती है। बार बार जब आप एक ही फसल को उगाएंगे और बहुत सारे रसायनों का प्रयोग करते हैं तो भूमि का जो उपजाऊपन है वो वहाँ से समाप्त हो जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। निम्नलिखित में से लेह लद्दाख के मकानों की विशिष्टता आपसे पूछी जा रही है। इसमें फर्स्ट कंडीशन आ जाती है कि पेड़ के तने यहाँ पर तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें होती हैं। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। पत्थर मिट्टी चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं। लकड़ी की फर्श होती है यहाँ पे। तो ये विशेषताएं दी गई हैं लेह लद्दाख के मकानों की। तो यहाँ पर कौन सी विशेषता इसमें शामिल होती हैं वो आपको बताना है। तो पेड़ के तनों से बनी लकड़ी के ढालू छतें होती हैं, ये इसमें शामिल नहीं होता है। जबकि निचली मंजिल पर इसमें कोई खिड़की नहीं होती है, ये बात करेक्ट है। देन पत्थर मिट्टी और चूने की बनी हुई मोटी दीवारें होती हैं, इसलिए लकड़ी का ऑप्शन यहाँ पे गलत है और लकड़ी की ही यहाँ पर फर्श होती है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है कि बी सी और डी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। तरुण भारत संघ नामक जो समूह है वो किससे संबंधित है? तो इस तरह से ये जो बताया गया है तरुण भारत संघ, इसको जो है इसकी विशेषता क्या होती है? तो यहाँ पर विशेष रूप से सक्षम बाल बच्चों को सीखने में मदद की जाती है, या स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाता है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, या पुरानी जो है झीलें झीलों का पुनर्निर्माण किया जाता है। तो तरुण भारत संघ जो है वो वर्क करता है कि यहाँ पर जो पुरानी झीलें हैं उनको पुनर्निर्मित किया जाए, पुनर्निर्माण किया जाए उनका। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इस तरह से तरुण भारत संघ जो है उसको टीबीएस कहा जाता है और ये भारत की एक अशासकीय संस्था होती है। शासकीय संस्था में इसको काउंट किया जाता है और ये लोगों को जो है अवेयर करती है वन तथा जल के संरक्षण के लिए, उसके बचाव के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पे पुरानी झीलों का निर्माण भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि सांपों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? हमारे पहला कथन आ जाता है कि हमारे देश में केवल 4 तरह के सांप हैं, जहरीले सांप हैं। दूसरा कथन है कि नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार होता है। तीसरा कथन है कि जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। चौथा पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो इस तरह से 4 पॉइंट यहाँ पे आपको दिए गए हैं, जिनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट करेक्ट हो जाता है कि 4 जहरीले सांप होते हैं। कोबरा जहरीले सांपों में आता है, ये भी सही है। और जो सी पॉइंट दिया गया है वो यहाँ पर गलत हो जाता है कि खोखले दांत होते हैं 4 और उन्हीं से जो है जहर जाता है। ये भी पॉइंट करेक्ट है यहाँ पर कि सांप की दवाई जो होती है वो उसके जहर से ही बनाई जाती है। तो यहाँ पर ए बी और डी ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए यहाँ पे डी पॉइंट करेक्ट हो जाता है। तो भारत में लगभग 250 प्रजातियां पाई जाती हैं सांपों की, और हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के ही सांप ऐसे होते हैं जो जहरीले माने जाते हैं। इसमें नाग, करैत, दुबोरिया और अफाई आता है। तो इस तरह से आपने जाना कि कोबरा जो होता है वो जहरीले सांपों में होता है और सांप के सिर्फ 2 खोखले दांत होते हैं। जब सांप जो है किसी व्यक्ति को काटता है तो इन दांतों से ही उसके शरीर में जो है जहर जाता है। और जैसा कि क्वेश्चन में पॉइंट बताया गया है सी पॉइंट में कि 4 खोखले दांत होते हैं, इसलिए वो पॉइंट वहाँ पे गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण क्या हो जाते हैं? मतलब उसके जो है
क्या क्या लक्षण होते हैं वो आपको जो है इसमें बताना है। तो बदबूदार होता है, पतला होता है और पीले द्रव्य का होता है, ये गलत हो जाता है। फिर यहाँ पे हो जाता है कि अच्छी गंध होती है, तो किसी को अच्छी लगती है, किसी को नहीं अच्छी लगती है, ये हम कह सकते हैं। बिना गंध का गाढ़ा गंध तो होती है, ये भी गलत है। तो बदबूदार होता है, गाढ़ा होता है और गहरे रंग का तेल होता है। ये एकदम करेक्ट आंसर है यहाँ पे डी ऑप्शन। तो थोड़ी सी जानकारी लेंगे यहाँ पे पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम जो होता है वो अत्यधिक उपयोगी होता है, इसी से जो है हम लोग चलते हैं। तो पेट्रोलियम हम डाल के ही जो है अपनी गाड़ी, कार जो है, स्कूटी, बाइक, ये सारी चीज़ें चलाते हैं। तो आने जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम इसका जो है प्रयोग करते हैं, जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन की लाइफ में करते हैं। और इसका निर्माण जो है कोयले की तरह ही वनस्पतियों से किया जाता है, जो पृथ्वी के नीचे दबी हुई हैं। कालांतर से उच्च दाब और ताप के कारण, इनके आयतन के कारण इनका प्रयोग और उपयोग होता है। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली जो है पेट्रोलियम अपरिष्कृत तेल के नाम से भी जानी जाती है, क्रूड ऑयल इसको कहते हैं। ये काले रंग का गाढ़ा द्रव्य होता है और इसके अभिलक्षण हम लोगों ने पहले जाने। फिर हम देखेंगे यहाँ पर, निम्नलिखित में से रंगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। रोगों का वो समूह चुनिए। तो यहाँ पर रोग ऐसे बताइए आप जो मच्छरों से फैलते हों। तो डेंगू पहला हो जाता है, दूसरा है यहाँ पर मलेरिया और तीसरा है यहाँ पर चिकनगुनिया। डेंगू और मलेरिया आपको फर्स्ट ऑप्शन में भी दिया है, लेकिन डेंगू यहाँ पे नहीं दिया गया था, मलेरिया और चिकनगुनिया दिया गया है। मलेरिया, हैजा आप जानते हैं कि इससे नहीं होता है, मियादी बुखार दिया गया है। फिर मलेरिया यहाँ पे, डेंगू और हैजा दिया गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सुटेबल आंसर हो जाता है इसके लिए। इस तरह से आप देखिए, चिकनगुनिया डेंगू जो होता है वो एक तरह से उष्णकटिबंधीय रोग होता है, जो एडिस इजिप्टी मच्छरों के काटने से होता है। फिर मलेरिया जो है वो एक वाहक जनित संक्रामक रोग होता है और ये प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा फैलता है। फिर चिकनगुनिया जो होता है वो, चिकनगुनिया लंबे समय तक चलने वाला जोड़ों के दर्द वाला रोग होता है और इस रोग का उग्र चरण जो माना जाता है वो मात्र 2 से 5 दिन माना जाता है, लेकिन जोड़ों का दर्द इसमें लंबे समय तक चलता है। तो ये आपके रोग हो गए यहाँ पर। और चिकनगुनिया जो है वो एक एडिस नाम के मच्छर के काटने से होता है। तो इस तरह से आपको 3 रोगों के बारे में यहाँ पे बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मधुबनी पेंटिंग से। तो मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग कौन से थे? तो यहाँ पर सोने चांदी को घोल कर जो है पेंट बनाया जाता है, फाइबर पेंट का यूज़ किया जाता है या विशेष प्रकार के बने पोस्टर का यूज़ किया जाता है। ये सब यहाँ पे रॉन्ग हो जाते हैं। मधुबनी पेंटिंग के लिए जो यूज़ किया जाता है वो पिसे हुए चावल के रंगीन घोल का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर चावल को पीसकर उसका रंगीन घोल बनाते हैं और उससे जो है पेंटिंग बनाई जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे इसके लिए। और सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है इसमें, जैसे कि हल्दी, केले के पत्ते और पीपल की छाल, इन सारी चीज़ों का जो है इसमें यूज़ करते हैं। और उसके बाद आपको बता दें कि ये जो मधुबनी पेंटिंग होती है वो मिथिलांचल क्षेत्र यानी कि बिहार के दरभंगा, मधुबनी, नेपाल, इन सारे क्षेत्रों में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हैं। तो यहाँ पर एक पब्लिक स्कूल है जिसमें 2 से 3 बच्चे ऐसे हैं जो डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल हो। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपरोक्त पब्लिक स्कूल में निम्न में से किसका अनुपालन किया जा रहा है? समावेशी शिक्षा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें जो है हर किसी को समान अवसर दिए जाते हैं शिक्षा के लिए, चाहे वो गिफ्टेड चाइल्ड हो, नॉर्मल चाइल्ड हो या डिसेबल्ड चाइल्ड हो। तो समावेशी शिक्षा इसकी बात करती है, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, घर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने एक संकल्पना की व्याख्या की है।
कि बहुत से उदाहरण दिए हैं उसके लिए। उसमें से कुछ ऐसे उदाहरण थे जिसमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में भी उपयोग होता है। तो उस शिक्षिका ने कक्षा में दिए जाने वाले उदाहरण इस तरह से बताए गए हैं। फर्स्ट उदाहरण यहाँ पे आ जाता है कि हम पेन की नोक तथा कागज के बीच में घर्षण बल के कारण ही लिख पाते हैं। दूसरा है कि हम फर्श पर हमारे पैरों तथा फर्श के बीच में जो घर्षण बल होता है उसके कारण ही चल पाते हैं। ऊर्ध्वाधर फेंकी जाने वाली ऊपर गेंद घर्षण बल के कारण ही वापस आती है। तो ये गलत हो जाता है यहाँ पे। जो ऊर्ध्वाधर ऊपर जो है गेंद फेंकी जाती है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे आती है। वो ग्रेविटी की वजह से जो है नीचे आ जाती है। तो यहाँ पे घर्षण बल नहीं होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है इसके लिए। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि डी, ए और बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एक पश्मीना शॉल है जो लगभग डैश साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है और एक साधारण पश्मीना शॉल को बनने हेतु डैश घंटे का समय लगता है। तो एक जो पश्मीना शॉल होती है वो साधारण शॉल की अपेक्षा जो है 6 गुना ज़्यादा गर्म होती है और इसको बनाने में जो है एक साधारण शॉल की अपेक्षा 250 घंटे ज़्यादा लगते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है इसके लिए। तो यहाँ पे पश्मीना शॉल जो होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म मानी जाती है। कश्मीरी क्षेत्रों में ये उपलब्ध होती है और पश्मीना ऊन बहुत फेमस ऊन होता है। आप जानते हैं ये 6 गुना ज़्यादा साधारण शॉलों से गर्म होती है और इसमें 250 घंटे जो है ज़्यादा लगते हैं नॉर्मल शॉल की अपेक्षा इसको बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सरिता की शिक्षिका जो है उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में, मतलब बच्चे यहाँ पे ग्रुप में सीख रहे हैं, समूह चर्चा होती है, समूह परियोजनाएं बनाई जाती हैं। तो उसकी शिक्षिका जो है उसे सिखाने के आयाम का अनुगमन कर रही है। तो कौन सा आयाम है यहाँ पे वो आपसे पूछा जा रहा है। तो जब बच्चे एक दूसरे से सीख रहे हैं, एक ग्रुप में सीख रहे हैं, तो वहाँ पर सामाजिक गतिविधियों के रूप में सीखना हो जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पर बच्चे समूह में चर्चा करेंगे, प्लानिंग करेंगे, जिससे उनकी लर्निंग जो है बेटर होती है। इसको जो है सोशल इंटरेक्शन कहा जाता है, कोऑपरेटिव लर्निंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है नेपेंथीज के बारे में। ये एक विशेष तरह का पौधा होता है जो मेढक तथा कीड़े मकोड़ों, चूहे आदि छोटे जीवों को अपने अंदर फंसा लेता है। तो नेपेंथीज जो है वो एक घड़े के आकार का पौधा होता है। इस तरह से ये पौधा होता है और यहाँ पे जो है इसका शीर्ष होता है और ऐसे एक जो है इसमें ढक्कन लगा होता है। ये जो ढक्कन होता है यहाँ पे इसके जो है खुशबू आती रहती है केंद्र से और उसी खुशबू के कारण जो है इसमें छोटे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं और वो ढक्कन तुरंत बंद हो जाता है, जिससे जो है वो कीड़े मकोड़े इसमें फंस जाते हैं। तो हमारे देश में वह पौधा कहाँ पाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है। तो ये पौधा जो होता है वो मेघालय में पाया जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है इसके लिए। तो इस तरह के पौधे जो होते हैं वो कीट भक्षी पौधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। मतलब ऑडियो आपको देखना है इसमें। तो पैराफिन मोम, ग्रीस, पेट्रोल, तो ये एक जो है कैटेगरी में आते हैं। पैराफिन मोम, ग्रीस और पेट्रोलियम, ये जो है कोयले के 3 भिन्न जो है प्रकार हैं। पैराफिन मोम, ग्रीस, पेट्रोलियम, पेट्रोल। जबकि जो है कोयला ये जो होता है वो इसका जो है पार्ट नहीं है पेट्रोलियम का। तो यहाँ पे आपको जो है सॉरी कोयले के मैंने प्रकार बोल दिए, ये कोयले के प्रकार ना होकर पेट्रोलियम के प्रकार हैं। पैराफिन मोम, ग्रीस और पेट्रोल, ये सारे जो है वो पेट्रोलियम के जो है भिन्न है, जबकि जो कोयला है वो पेट्रोलियम का भिन्न नहीं है। इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ये अन्य से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करते हैं और मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय क्या होता है।
तो यहाँ पर जो बिहार में सबसे अच्छा समय माना जाता है मधुमक्खी पालन का, वो अक्टूबर से दिसंबर का महीना माना जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है इसके लिए। तो इस तरह से जो है मधुमक्खियाँ यहाँ पे आपको बताया गया कि अक्टूबर से दिसंबर के महीने में मधुमक्खी के अंडे जो है वो देती हैं, इसलिए यहाँ पे जो शहद है वो ज़्यादा मात्रा में एकत्रित किया जाता है किसानों के द्वारा। सो थैंक यू एवरीवन।